एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में स्ट्रेस देने के बाद अगर सिंचाई करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है और कौन कौन से किसानों को स्ट्रेस देने के बाद सिंचाई करना चाहिए और कौन से ऐसे किसान हैं जिन्हें कि मूंग की फसल में स्ट्रेस देने के बाद सिंचाई नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आज की वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में बात करेंगे कि इस वर्ष हमें कौन कौन सी वेराइटियाँ काफ़ी अच्छी लगी, जिनका प्रोडक्शन इस वर्ष काफ़ी अच्छा आया है या फिर आएगा, और कौन सी वेराइटी का सिलेक्शन हमें करना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मूंग की फसल में हमें स्ट्रेस देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अभी अगर स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होता है कि मूंग की फसल में जो फ्लड से सिंचाई की जाती है या फिर नोजल से सिंचाई की जाती है, तो एक पहला पानी होता है आपका उगाने वाला, मतलब हमारे क्षेत्र में जो क्लियर होता है वो फर्स्ट सिंचाई होती है आपकी मूंग की फसल जब उगती है उसको बोलते हैं, मतलब मूंग की फसल उगने से पहले जो सिंचाई होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट सिंचाई। उसके बाद जो सेकंड सिंचाई होती है वो हर एक मिट्टी के हिसाब से अलग अलग चेंजेस होती है, जिस प्रकार की मिट्टी है। जैसे अगर आपकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हैवी मिट्टी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी सॉइल है, तो उसमें फिर क्या है कि सिंचाई का जो समय है वो थोड़ा सा खींच दिया जाता है, मतलब लगभग 18 दिन 20 दिन तक सिंचाई नहीं की जाती है। उसके साथ अगर आपकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हल्की है तो हल्की मिट्टी में 12 दिन से लेकर 16 दिन के बीच में भी सिंचाई कर दी जाती है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका एरिया किस प्रकार से है और आपकी मिट्टी है किस प्रकार से है। उस पर डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी एक्चुअल में है किस टाइप की। जिस प्रकार से आपकी मिट्टी है उसी प्रकार से सिंचाई होती है। उसके साथ अगर बात करें तीसरी सिंचाई की, क्योंकि जो हमारे उगने के बाद जो पहली सिंचाई होती है, आपके मूंग उग कर खड़े हो गए हैं, उसके बाद फिर आप जो सिंचाई करते हो उसको हमारे यहाँ सेकंड सिंचाई में माना जाता है। उसके बाद जो थर्ड सिंचाई होती है, अगर स्ट्रेस देने के बाद अगर सिंचाई की बात करें तो उसके बाद फिर 10 से 15 दिन का गैप दिया जाता है, और लगभग अगर बात करें तो 33 से 34 दिनों के बाद फिर उसमें सिंचाई की जाती है। तो अगर 33 से 34 दिनों के बाद अगर अपन सिंचाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में मूंग में हल्के हल्के फ्लावर आना स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ फ्लावर आना स्टार्ट हो गया उसके बाद फिर क्या है कि हल्के पूरे प्लाट में फ्लावर आएंगे। उसके बाद फिर कई किसान फिर सिंचाई करते हैं और फिर उसके बाद एक सिंचाई करेंगे, और सिंचाई करने के बाद बैक टू बैक एक और सिंचाई करके मूंग की फसल फिर आ जाती है। मतलब 4 सिंचाई में मूंग की फसल अगर 65 दिन की है तो भी आराम से आ जाती है कई किसानों की, और इस प्रकार से किसान मतलब स्ट्रेस देकर सिंचाई करते भी हैं। अब ये मेथड किन किसानों के लिए है उसके बारे में अगर बात करें तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकली मैंने भी देखी हैं। जिस किसान के पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था है, जैसे अगर नहर एरिया हुआ वहाँ आपके पास पानी अनलिमिटेड है। अगर पानी अनलिमिटेड है तो व्यक्ति क्या है कि उसके पास सिंचाई के साधन बढ़ा लेता है। अगर सिंचाई के साधन बढ़ाने की बात करें तो जैसे विद्युत पंप हो गया, उसके साथ अगर बात करें तो डीजल पंप हो गया, सारी चीज़ें एफर्ट लगा लेता है किसान और सिंचाई को डबल और 3 गुना तरीके से स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, अगर आपने स्ट्रेस दिया, अगर आप अपनी फसलों को स्ट्रेस देते हो, 15 दिन का देते हो, 14 दिन का स्ट्रेस देते हो फ्लावरिंग स्टेज से पहले, उसके बाद फिर जो आपकी सेकंड सिंचाई होती है उसमें भी आप 15 दिन का गैप देते हो, तो लगभग 30 दिन में किसान उगने के बाद 2 सिंचाइयाँ करते हैं। उसके बाद फिर जो समय बचता है उसमें किसान बैक टू बैक 2 सिंचाइयाँ कर देता है। अब ये मेथड कई किसान लगा के अच्छा खासा प्रोडक्शन भी ले रहे हैं जिनके पास सिंचाई के अच्छे साधन हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर आपने 15 दिन पहले सिंचाई नहीं की है और आपकी फ्लावरिंग स्टेज आ चुकी है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिस किसान के पास सिंचाई के अच्छे साधन हैं, जैसे अगर आप जैसे सेकंड सिंचाई के बारे में बात करें तो एक जैसे आपका जो एरिया है वो 10 एकड़ का प्लाट है, और 10 एकड़ के प्लाट में अगर सिंचाई के बारे में बात करें तो 10 एकड़ के प्लाट में आपको जैसे एक आपके पास मोटर पंप है और उसमें आप 10 एकड़ में 4 से 5 दिनों में सिंचाई कर देते हैं। और जैसे ही आपकी फ्लावरिंग स्टेज पर आती है फसल और 15 दिन का जब गैप होता है तो आपकी मिट्टी में क्रैक हो जाती है। अब मिट्टी में अगर क्रैक हो गई तो जितना आप 10 एकड़ का जो रकबा है 3 से 4 दिन में पूरा सिंचित कर देते थे, उसमें आपका समय डबल लगेगा। मतलब सीधा सा आपका जो समय है जहां आप 4 दिन में सिंचाई कर देते थे उसमें आपको लगभग 7 से 8 दिन लग जाएंगे। मतलब आपके जो साधन हैं आपके पास सिंचाई के, या तो फ्लावरिंग स्टेज पर अगर आप स्ट्रेस दे रहे हो तो फ्लावरिंग स्टेज पर आपके पास जो सिंचाई के साधन हैं उनको 3 गुना बढ़ा दो। अगर आप 3 गुना नहीं बढ़ा सकते तो उसको डबल बढ़ा दो। मतलब आपके पास एक पंप है तो 2 पंप कर दो। एक पंप को आप 10 घंटे चला रहे हैं तो उस पंप को आप 20 घंटे चलाओ। 20 घंटे चला रहे हैं तो उसको कंटिन्यू फिर आप करो, उसमें 2 पंप सेट करो। उस प्रकार से फ्लावरिंग स्टेज पे आप एरिया कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 दिन आपने स्ट्रेस दिया, उसके बाद 8-10 दिन आपको थर्ड सिंचाई में लग गए, जो फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई आती है उसमें आपको समय लग गया, और उसके बाद में बैक टू बैक आप अगली सिंचाई नहीं कर पाए। अब बैक टू बैक अगर आप अगली सिंचाई नहीं कर पाते हैं
तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले पौधा फ्लावर को ड्रॉप करेगा, क्योंकि पौधे के पास स्ट्रेस सहन करने की उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी रहती नहीं है। तो पौधा क्या करता है, या पत्ती तो ड्रॉप कर नहीं सकता, फलियाँ वो ड्रॉप कर नहीं सकता, तो फिर ड्रॉप क्या करेगा, फलियाँ ड्रॉप करेगा, या फिर फलियाँ नहीं सॉरी फूल ड्रॉप करेगा। और अगर फूल ड्रॉप नहीं हुआ आपका, और अगर आपकी फसल ने थोड़ा बहुत स्ट्रेस सहन करने के बाद फलियाँ अगर कन्वर्ट भी हुई हैं, तो उसमें फिर कंडीशन बन जाती है कि उसमें जो दाने हैं वो गेपिंग में आते हैं, या फिर जो फली है वो प्रॉपर तरीके से साइज़ नहीं ले पाता अगर आप हल्का फुल्का स्ट्रेस देते हैं और फिर सिंचाई कर देते हैं। तो मूंग की फसल में विशेष रूप से जो किसान बोरवेल से सिंचाई करते हैं, कुएं से सिंचाई करते हैं, तालाब से सिंचाई करते हैं, वो किसान उतना, नदी से सिंचाई करते हैं, वो किसानों को उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। अगर आपकी एक सिंचाई एक्स्ट्रा लग रही है तो आप एक्स्ट्रा एक सिंचाई कर सकते हैं, 4 की जगह आप 5 सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन नहर वालों का जो सिस्टम रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि उनके पास पानी अनलिमिटेड रहता है, पानी की पर्याप्त मात्रा में रहती है, तो उनको जितना पानी चाहिए थोड़ा सा कुलावा खोला, नहर इधर घुमाई और पूरा पानी एक साथ हो जाता है। जहाँ उनको, जैसे अगर स्ट्रेस देने के बाद अपन पंप से बात करें तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा सा पानी और एक्स्ट्रा ले लेते हैं नहर वाले। तो क्या है कि अपने को स्ट्रेस अगर आप दे रहे हो तो सिर्फ ऐसे किसान जो नहर एरिया में या फिर जो पानी को बिल्कुल कवर अप कर सकते हैं, ऐसे किसान मूंग की फसल को स्ट्रेस दे सकते हैं। उसके बाद अगर इस वर्ष अगर बात करें कि कौन कौन सी वैरायटियाँ आपको सही लगी हैं, कौन सी वैरायटी हमें लगाना चाहिए, तो ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये पूसा का 1431 है। पूसा की 2 वैरायटी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी हैं, क्योंकि एक चीज़ और अगर बात करें तो देखिए क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 1 कुंटल 2 कुंटल रहता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से 100% से एफर्ट लगा रहा है और खेती कर रहा है तो उसमें जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, 50 केजी या फिर 1 कुंटल का। तो पूसा 1431 मुझे इसलिए खास लगा कि इसमें क्या होता है कि जैसे फ्लावर आए तो फ्लावर से ये बहुत जल्दी पॉट में कन्वर्ट हो जाता है। पॉट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें क्या है कि जो मारुका इल्ली है उसका अटैक थोड़ा सा कम लगता है। अटैक तो आता है मारुका का, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो मारुका इल्ली के लिए ये आपको पूसा 1431 थोड़ा सा अच्छा है, और इसका सीड भी आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी किसान के पास जो आपके भरोसे के लायक है उससे आप सीड ले सकते हैं। उसके साथ अगर बात करें सेकंड वैरायटी, मुझे पूसा की 1641 ये वैरायटी भी बहुत बढ़िया लगी, और जिसके बारे में हमने ऑलरेडी कई वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी आपको थोड़ा सा आगे जाके प्लॉट में दिखा देते हैं। तो 1641 मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि जैसे विराट, जो किसान विराट मूंग को सबसे बेहतर मानते हैं, जैसे ये जो प्लाट है ये विराट का है। अब ये जो विराट मूंग है ये क्या करता है कि इसके टॉप पे फूल आता है, और अगर आप देखोगे तो प्लाट में 2 दिन तक आपको भयंकर तरीके से फ्लावर दिखेंगे, 1 दिन 2 दिन। उसके बाद फिर अगर आपने इसमें सिंचाई नहीं की तो फिर इसका फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये फ्लावर ड्रॉप बहुत जल्दी करता है। लेकिन अगर 1641 के बारे में बात करें तो 1641 क्या करता है कि 1641 जो वैरायटी है, 1641 में ये होता है कि 55 दिन की वैरायटी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको 3 सिंचाई, जैसे आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हैवी है, हैवी सॉइल है, तो आप लगभग उसको 3 सिंचाई में भी ला सकते हैं। 3 सिंचाई में भी वो आसानी से आ सकता है। बहुत बढ़िया वैरायटी मुझे लगी 55 दिन में, और विराट का अल्टरनेटिव है। मतलब जो किसान विराट मूंग को पसंद करते हैं वो 1641 को आसानी से लगा सकते हैं। और अनुसंधान केंद्र की वैरायटी है, अभी लेटेस्ट नई आई हुई है, तो उसका जो सीड अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा ऐसे किसान से लें जो आपको परिचय में है, या फिर उसको अनुसंधान केंद्र से आप ले सकते हैं, क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। बाकी 1641 कई किसानों ने लेकर आए हैं, उनसे आप ले सकते हैं। 1641 बहुत शानदार वैरायटी है। और क्या है कि उत्पादन के बारे में अगर बात करें तो हर एक क्षेत्र की मिट्टी अलग है, हर एक क्षेत्र का क्लाइमेट अलग है, हर एक क्षेत्र में अगर बात करें तो उनका जो मेथड है वो अलग अलग है। तो आपके मेथड में, आपके क्लाइमेट में कौन सी वैरायटी किस प्रकार से सस्टेन कर पा रही है, उस वैरायटी का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो और बेहतर रहेगा। जैसे हमारा जो क्षेत्र है उसमें अगर 1641 के बारे में बात करें, उसके बाद 1431 के बारे में बात करें, तो उसका जो प्रोडक्शन है लाजवाब मिलता है। लास्ट टाइम भी अगर बात करें तो कई किसानों का मारुका आने के बाद भी अगर 1431 के बारे में बात करें तो इसका 7-7 कुंटल 8-8 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन रहा, वो लार्ज स्केल पर रहा। इसलिए मुझे ये वैरायटी थोड़ी सी सही लगी। और कुछ चीज़ें और इसमें बहुत ख़ास हैं, जैसे अगर बात करें तो इसका जो फूल है, फूल जैसे ही निकलता है उसके बाद ये फल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसमें मारुका का थोड़ा सा अटैक कम रहता है। और सेम करेक्टर में अगर 1641 के बारे में बात करें तो सेम करेक्टर में मैं आपको थोड़ा सा उस वाले प्लाट में लेकर चलता हूँ जहाँ पर 1641 लगा हुआ है। 1641 सेम कंडीशन में है, सेम कंडीशन में उसको फ्लावर निकलेगा। फ्लावर निकलने के बाद जस्ट बाद में फिर उसमें पॉट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इसलिए मुझे 1641 भी बहुत शानदार लगा। 55 दिन की वैरायटी है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी ने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन सी वैरायटी बहुत ज़्यादा उसने उत्पादन दिया है। क्योंकि उत्पादन का ऐसा रहता है कि आपको पर ईयर एक ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। मेरे हिसाब से किसानों को कोई सी भी आप फसल लगाएं तो उसमें ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि पर ईयर आपको एक एवरेज उत्पादन देती रहे। अगर आप ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं जो कि एक साल तो आपको बहुत हाई प्रोडक्शन दे रही है, लेकिन सेकेंड ईयर के बारे में बात करें तो एक साल अच्छा खासा प्रोडक्शन दिया और सेकेंड ईयर अगर देखें तो प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो। तो ऐसे में क्या है कि किसान की अगर एक फसल भी ख़राब हुई तो उसका पूरा मेंटेनेंस गड़बड़ हो जाता है पूरे साल का। इसलिए क्या है कि आपको ऐसी वैरायटी सिलेक्शन में लेना है जो कि पर ईयर आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन देती रहे। तो ये 1641 का प्लाट है। इसकी कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। और इसके अगर सोइंग के बारे में बात करें, जैसे देखिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि अपन इसको मल्टीपल हार्वेस्टिंग में ले सकते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो, अब देखिए इसमें नीचे अगर आप देखोगे तो फलियाँ पूरी पक चुकी हैं, ऊपर अगर आप देखोगे तो फलियाँ नहीं आ चुकी हैं, फ्लावर चल रहे हैं। तो ये क्या है कि अगर ऊपर वाले फलियों को अगर अपन देखेंगे तो तब तक नीचे वाली फलियाँ पूरी टूटकर गिर जाएंगी। तो ये परेशानी रहती है। इसलिए क्या है कि अगर आप मल्टीपल हार्वेस्टिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए अगर आप मल्टीपल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे 4000-5000 रुपये लग गया। लेकिन आप ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि इसमें हमारा कितना % कॉस्ट बची है। आपका बुआई का समय बच गया, उसके साथ अगर समय के बारे में बात करें तो पूरा 45 दिन आपका बच गया, क्योंकि डायरेक्ट आपकी फसल में सेकेंड हार्वेस्टिंग में फ्लावर निकले और फिर वो डायरेक्ट फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आपको उतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके एक तो 45 दिन पूरे बच गए, उसके साथ अगर बात करें तो 45 दिन आपके पूरे बच चुके हैं, उसके साथ आपकी बिजाई, उसके बाद खाद, कीटनाशक, हर्बिसाइड, सारी चीज़ें बच गई हैं। तो क्या है कि ये अपना अपना नज़रिया है कि आप देख रहे हो कि भाई 25% जो ग्लास है वो पानी से खाली है, लेकिन अगर उसका दूसरा अगर देखें अपन तो उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी कि 75% जो पानी का ग्लास है वो भरा हुआ है। लेकिन आजकल क्या है कि किसान इतनी ज़्यादा मगजमारी कोई करता नहीं है। सीधा काम हुआ, काटो, निकालो हार्वेस्टर से और घर ले चलो, मंडी ले चलो, बस। तो क्या जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपका होगा। तो जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं। बाकी जो लार्ज स्केल पर खेती करते हैं वो किसान इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे 2 वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और उसके साथ में अगर आप दूसरी और वैरायटी को सिलेक्शन कर रहे हैं तो जैसे मान्यवर मुझे बहुत शानदार लगा। मान्यवर वैसे अगर बात करें तो प्राइवेट रिसर्च का है, लेकिन उसका प्रोडक्शन बहुत शानदार आता है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कुछ प्लाट्स देखे थे तो उसमें ये कंडीशन रही कि प्लाट में आपको फलियाँ फल वैसे दिखे ना दिखें, लेकिन उसका प्रोडक्शन बड़ा लाजवाब आता है। जैसे 95-60 में अगर आप देखोगे तो 4 फली ऊपर 4 फली नीचे, उसके बाद उसका जो प्रोडक्शन है लाजवाब मिलता है। इसी प्रकार से क्या है कि मान्यवर का जो प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा सा अच्छा मिलता है, लेकिन उसका सीड आप थोड़ा वो ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लार्ज स्केल पर आपने बहुत सारा लगा लिया उसके बाद फिर बाद में बोल रहे हैं कि भाई विशाल भाई ने सजेस्ट करा था और उनके चक्कर में हमारा प्रोडक्शन नहीं मिला, यूट्यूब के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। कई किसान ऐसे बोलते भी हैं। दूसरी चीज़, हम 27 जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, लेकिन उसके सीड के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग होगी, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये एक तो मोटे दाने में आएगी, दूसरी चीज़ ये कि 65 डेज़ प्लस की वैरायटी है। तो हम 27 के साथ थोड़ी सी फ्रॉडिंग ज़्यादा होगी, इसलिए आप उसको अनुसंधान केंद्र से लें, और जो किसान आपके ट्रस्टेबल किसान हैं उनसे आप ले सकते हैं हम 27 को। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 27 में आप सभी को दिखाई देता हूँ, वैसे तो हर बार मैं आप सभी को दिखाता रहता हूँ। ये कंडीशन है हम 27 की। हम 27 को आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।